बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, इसको आज हम शुरू करने वाले हैं। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हम बेसिक कुछ डेफिनेशंस जो आपको 9th क्लास की केमिस्ट्री और 10th की केमिस्ट्री के अंदर आपने इस्तेमाल करनी है उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आती रहनी है। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 9th क्लास, इसमें सबसे पहले पेज नंबर 2 पे आ जाएं। इंट्रोडक्शन के अंदर डेफिनेशन बताई गई है केमिस्ट्री की, यहाँ लेफ़्ट साइड पे स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। द नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग, पहले वो हमें साइंस के बारे में डेफिनेशन केमिस्ट्री के अंदर लिखी हुई वो बता रहा है। द नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज़ साइंस। वो नॉलेज, वो इल्म जो हमें दुनिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, समझबूझ प्रोवाइड करता है, फ़हम प्रोवाइड करता है कि ये दुनिया जो है वो कैसे कायम है और ये काम कैसे कर रही है, ये दुनिया काम कैसे कर रही है। ये वाली अंडरस्टैंडिंग, ये वाला नॉलेज साइंस कहलाता है। इसमें जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है केमिस्ट्री की वो ये है, पढ़ें ज़रा। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ द मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। ये पहली बात तो जो हमने ज़हन में रखनी है वो ये है कि ये साइंस की एक ब्रांच है। क्या है ये? साइंस की ब्रांच। इसमें क्या होता है, हम कहते हैं कंपोजिशन पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस पढ़ते हैं ऑफ मैटर। किसके? मैटर के। अब इसके अंदर 4 से 5 चीज़ें आ गई जो हमें, अगर उन चीज़ों की समझ आ गई तो इस डेफिनेशन की समझ आ जाएगी। रट्टा मारने के लिए ये तो आप 2 मिनट में याद कर लेंगे, लेकिन हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, वो कहता है मैटर की, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन, 4 चीज़ें, मैटर की कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की प्रॉपर्टीज़ और मैटर के रिएक्शंस का मुताला करते हैं। साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। राइट। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर किसको कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ रखा होगा। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। आप साथ मैंने डेफिनेशन लिख दी है। अब इस डेफिनेशन को मैं एलैबोरेट करने के लिए इन तीनों चारों चीज़ों को आप एक्सप्लेन करूँगा। मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जिसका मैस हो और वो जगह घेरती हो, उसे हम मैटर कहते हैं। उर्दू में इसके लिए वर्ड मादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएँ तो कोई भी ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी जिसका मैस ना हो और जिसने जगह ना घेरी हो। लेट्स सपोज मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसका वज़न है, मैस है इसका, इसने जगह घेरी हुई है, ये क्या है? मैटर है। ये डाइस पड़ा हुआ, पोडियम पड़ा हुआ है, पोडियम वज़न है इसका, इसने जगह घेरी हुई है, मैटर है। आप जिस चेयर पे बैठे हैं उस चेयर का मैस है, उसने जगह घेरी हुई है, मैटर है। ये हमारा क्लासरूम, इसने जगह घेरी हुई है, इस क्लासरूम का मैस है, ये क्या है? मैटर। आप लोगों के पास हाथ में बुक है, ये मेरे पास भी एक बुक है, इसका वजन है, इसने जगह घेरी हुई है, दिस इज व्हाट? मैटर। ये क्या है? हर वो चीज़, इवन हमारे कमरे के अंदर हवा जो नज़र नहीं आ रही, हमें हवा नज़र नहीं आ रही, कमरे के अंदर भी और कमरे के बाहर भी और ज़मीन के सारे इर्द गिर्द इसने एक गिलाफ बना रखा है। ये भी वज़न भी रखती है और जगह भी घेरती है, वज़न भी रखती है और जगह भी घेरती है। ये भी क्या है? मैटर। बेटा ये लाइट भी ऑन कर दो, ये वाली डेफिनेशन क्या है बेसिक? दैट हैज़ एन ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जो मैस रखती है, वज़न रखती है सिंपल अल्फाज में, और जगह घेरती है, उसे क्या कहते हैं? इवन मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ, आप लोग, हमारा वज़न भी है, हमने जगह भी घेरी हुई है, तो हम भी किस में शामिल होते हैं? मैटर में। अब मैटर की आगे जो है हमारे पास मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं कि मैटर लिक्विड में भी होता है, पानी भी आपको कहीं पे नज़र आता है या कोई और लिक्विड नज़र आता है, दैट इज़ आल्सो मैटर। आपको गैसेज नज़र आती हैं, दैट इज़ आल्सो मैटर। आपको सॉलिड्स नज़र आते हैं जो भी, दैट इज़ आल्सो मैटर। मैटर की तो समझ आ गई। अब हमने ये देखना है कि केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की कंपोजिशन पढ़ते हैं, मैटर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और मैटर के रिएक्शंस पढ़ते हैं। ये 1 बाय 1 चीज़ें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन की समझ आ जाएगी। कंपोजिशन क्या होता है? रेशो एंड टाइप्स ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर वो मॉलिक्यूल जिन एटम्स से मिलकर बना है, उन एटम्स की रेशो और उन एटम्स की टाइप्स
टाइप्स का मतलब कि उस मालिक्यूल के अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं, वो मालिक्यूल किस किस एटम के मिलने से बना है, और फिर उस एटम के अंदर उन एटम्स की रेशो क्या है। रेशो से मुराद कि कौन से एटम कितनी तादाद में मौजूद हैं और दूसरे जो एटम उस मालिक्यूल को बना रहे हैं वो कितनी तादाद में मौजूद हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। और टाइप्स क्या कहते हैं कि कौन कौन सी किस्म के किस किस एलिमेंट के आपके पास एटम्स उस मालिक्यूल में मौजूद हैं। मिसाल में आपको देता हूँ, पानी है, वाटर, इसका फार्मूला हमारे पास आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, H2O, 2 हाइड्रोजन। फार्मूला हमें ये बताता है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। 2 चीज़ें इससे पता चल गई, एक तो ये पता चल गया कि एटम्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से एटम हैं, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, ठीक है। अब रेशो वो हमने बतानी उसमें कि 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। इसको हम कंपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिशन। सिंपल अल्फाज में कि कोई सब्सटेंस आपके पास जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से एटम्स के मिलने से बना है, कौन से एटम्स से मिलने से, और उन एटम्स की रेशो क्या है उस एलिमेंट के अंदर, ये कहलाता है कंपोजिशन। ये कहलाता है कंपोजिशन। जैसे हमारे घरों में कॉमन सॉल्ट इस्तेमाल होता है, उसका फार्मूला होता है NaCl। सोडियम और क्लोरीन के मिलने से वो बनता है, सोडियम और क्लोरीन के मिलने से। सोडियम एक एटम होता है और क्लोरीन का भी एक एटम होता है, तो इनके दरमियान सोडियम और क्लोरीन के दरमियान 1:1 होती है, 1:1। हमें ये पता चल गया कि जो हमारे घरों में नमक हम इस्तेमाल करते हैं वो अगर खालिस हालत में हो तो उसमें सोडियम होता है और वो क्लोरीन होती है, और सोडियम और क्लोरीन की जो रेशो है 1:1 है। दिस इज़ व्हाट कंपोजिशन, दिस इज़ व्हाट कंपोजिशन। समझ आ गई? अब हम बातें हैं स्ट्रक्चर की तरफ। किसकी तरफ? स्ट्रक्चर के लिए सिंपल सी आप जो टर्म है ना वो इस्तेमाल कर लें कि उसकी बनावट किस तरह की। कोई सब्सटेंस आपके पास मैटर है, असल में हम मैटर को डिस्कस कर रहे हैं, वो मैटर की जो है वो शेप किस तरह की है, सिंपल अल्फाज में स्ट्रक्चर उसे कहते हैं। इसको इसमें केमिस्ट्री की टर्म्स में हम कैसे करेंगे, द वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ये पानी का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल आपके पास, हमने देखना है इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के साथ अरेंज किस तरीके से हैं, अरेंज किस तरीके से हैं। ऑक्सीजन कहाँ पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन कहाँ पड़े हुए हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, और इस मॉलिक्यूल में और कौन सी चीज़ें हैं, लॉन पेयर्स वगैरह हैं या नहीं हैं, ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर। जैसा कि यहाँ पे मैंने पानी का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है कि इसमें एक ऑक्सीजन एटम होता है, 2 उसके साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, इसी तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, 2 लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और इन 2 हाइड्रोजन के दरमियान जो एंगल होता है वो 104.5 होता है, 104.5। पहले सिंपल हमने ये देखा कि पानी का फार्मूला जो है वाटर का वो H2O होता है। अब हमने देखा कि वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, उनमें एंगल कौन सा है, वो इसमें 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे एग्जिस्ट करता है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं मैटर का, क्या डिस्कस कर रहे हैं। अगली बात जो उसमें डेफिनेशन के अंदर उसने इस्तेमाल की थी वो है प्रॉपर्टीज़। क्या है वो? प्रॉपर्टीज़ के लिए उर्दू का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं खसूसियात। क्या इस्तेमाल करते हैं? अब खसूसियात हम आगे जाके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस भी करेंगे। इसी चैप्टर के अंदर ही 2 किस्म की खसूसियात होती हैं मैटर की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इन प्रॉपर्टीज़ को आम उर्दू में हम खसूसियात कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे ये मैटर, मैंने कहा था पेंसिल मेरे हाथ में मारकर मैटर है, इसका कवर का क्या कलर है? रेड है। इसके दरमियान में ये जो मेन पेंसिल, इसका क्या कलर है? आप किसी चीज़ के कलर को बताएं, आप कोई चीज़ खाने वाली है उसको चखें, उसका टेस्ट बताएं। क्या बताएं? टेस्ट बताएं। आप किसी चीज़ का जो है वो स्मेल बताएं, कोई चीज़ अगर उसमें से स्मेल आ रही है, स्मेल अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, स्मेल अगर आप किसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ, आप किसी चीज़ का कोई लिक्विड है आपके पास या कोई सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बता रहे हो, आप किसी चीज़ की सॉलिबिलिटी बता रहे हो कि पानी के अंदर नमक इस्तेमाल आप जो है वो डिज़ोल्व करें या चीनी डिज़ोल्व करें, वो कितनी हल होती है, वो उसकी सॉलिबिलिटी कहलाती है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है जैसे कलर, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी और भी बहुत सारी हैं, इनको हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और इसके अलावा भी हैं।
ये प्रॉपर्टीज़ हैं, हम किसकी डिस्कस करते हैं, किसके अंदर डिस्कस करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। किस में करते हैं? 3 चीज़ें हो गई, कंपोजिशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं रिएक्शंस की तरफ। क्या, किसकी तरफ? रिएक्शन क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें और नई चीज़ बनाती हैं। क्या बनाती हैं? जो चीज़ें आपस में मिलकर नई चीज़ बनानी होती है जिन्होंने, वो नई चीज़ बनाने से पहले उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब वो एक दूसरे के साथ मिलकर नई चीज़ बना देते हैं तो उसे प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रिएक्टेंट्स का मिलकर प्रोडक्ट बनाना, ये वाला प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसे रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्शन। तो केमिस्ट्री के अंदर हम जो है वो रिएक्शंस को भी डिस्कस करते हैं, जैसा कि उसी पानी की मैं सिंपल एग्जांपल जो आप पीछे लेकर आ रहा हूँ आपको समझाने के लिए, उसमें 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल इस्तेमाल होते हैं और 1 ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, और इस तरह इन दोनों के मिलने से 2 पानी के मालिक्यूल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? 2 पानी के मालिक्यूल्स। इन दोनों का आपस में मिलना और इसका बनना ये कहलाता है रिएक्शन। क्या कहलाता है? रिएक्शंस कहलाता है। तो ये रिएक्शन, नीचे मैंने सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन भी बता दिया कि सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl बनता है। NaCl क्या होता है? ये आम टेबल सॉल्ट है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैटर क्या है? एनीथिंग कंपोजिशन के अंदर हम किसी मालिक्यूल के अंदर एटम्स की टाइप्स एंड रेशो को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि उसकी शेप क्या है, उस मालिक्यूल की, किसी भी मालिक्यूल की जो किसी भी सब्सटेंस या मैटर से रिलेटेड है। प्रॉपर्टीज़ में हम खसूसियात देखते हैं और रिएक्शंस में हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ किस किस से रिएक्ट कर रही है और क्या क्या बना रही है। ये चारों चीज़ें हम मैटर की डिस्कस कर रहे होते हैं। साइंस की जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बात समझ में आ गई? ये केमिस्ट्री जो है आपके इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। हर जगह जहाँ जहाँ मैटर है वहाँ वहाँ केमिस्ट्री है। ठीक है। नीचे वाला जो आपका सेकंड पैराग्राफ इसका शुरू हो रहा है, इसमें केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बताई हुई है। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ये बताएगा कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, कहाँ कहाँ जो है वो कौन कौन से फील्ड में केमिस्ट्री को हम डील करते हैं, हम देखते हैं केमिस्ट्री इन्वॉल्व कहाँ कहाँ होती है। The development of science and technology has provided us a lot of facilities in the daily life। जो टेक्नोलॉजी और साइंस के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन डेवलपमेंट्स की वजह से हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी सहूलियात हमें मिली हैं। बहुत सारी सहूलियात कौन कौन सी भी कहता है? इमेजिन द रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो वाली प्रोडक्ट्स जो हम पेट्रोलियम से लेते हैं। पेट्रोलियम वो क्रूड ऑयल होता है जो ज़मीन से निकलता है। हम कहते हैं ना किसी मुल्क से, जैसे ईरान से तेल निकलता है जी, वो तेल पेट्रोल की सूरत में नहीं निकलता, वो डीजल की सूरत में नहीं निकलता, वो कैरोसिन जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं उस सूरत में नहीं निकलता। वो क्रूड ऑयल होता है, उसकी हम फिर उसके मुख्तलिफ उसको मराहल से गुजार कर ये सारी प्रोडक्ट्स उसमें से अलहदा करते हैं। उसमें से गैस अलहदा करते हैं, पेट्रोल अलहदा करते हैं, डीजल अलहदा करते हैं और दूसरी CNG गैस वगैरह अलहदा करते हैं। तो वो क्रूड ऑयल जिससे हम ये सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम कहलाता है। तो पेट्रोलियम से निकलने वाली सारी प्रोडक्ट्स पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पेट्रोकेमिकल। तो ये जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं ये भी हम किस में डिस्कस करते हैं, किस में डील करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर। किस में? केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद मेडिसिन लिखा हुआ है, जो अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं अगर थोड़ा बहुत बीमार वगैरह हो जाएं तो अल्लाह किसी को बीमार ना करें, लेकिन जो अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं उनमें भी क्या इन्वॉल्व होता है? केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। ड्रग्स जो होती हैं उनमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। सोप, हम साबुन है सारा दिन उससे डील करते हैं, हाथ धोते हैं, उससे नहाते हैं, फेस वॉश करते हैं। सोप है, डिटर्जेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद पेपर, जिसके ये आपकी बुक्स बनी हुई हैं, पेपर्स की बनी हुई हैं, आप जिसकी रजिस्टर नोटबुक्स के ऊपर लिखते हैं, पेपर की बनी हुई हैं, उसमें भी क्या इन्वॉल्व है? केमिस्ट्री इन्वॉल्व। प्लास्टिक, ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है हाथ में, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसमें भी कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है? केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। पेंट्स की बात करें, पिगमेंट्स की बात करें, इंसेक्टिसाइड्स की बात करें, इंसेक्टिसाइड वो अद्वियात हैं जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और पेस्टिसाइड्स वो अद्वियात हैं जो पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये सारी चीज़ें जिनका हमने यहाँ पे जिक्र किया, वो केमिस्ट जो कीमियादान हैं उन्होंने जो केमिस्ट्री के ऊपर एफर्ट्स की हैं उनका फ्रूट है। उनका क्या है? उनका फल हैं। जो कीमियादान दिन रात इसके ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? केमिस्ट्री में। और ये वाला जो अभी मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ाया, ये अलग से क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है इम्पोर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री के लिए। किसके लिए?
इम्पोर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री के लिए। इससे ऊपर हमने डेफिनेशन साइंस की पढ़ी है और केमिस्ट्री की पढ़ी है, और केमिस्ट्री की डेफिनेशन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये केमिस्ट्री, इसको मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ केमिस्ट्री की डेफिनेशन को। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। कि साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम मैटर की क्या डील करते हैं, इस साइंस की ब्रांच को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम केमिस्ट्री की ब्रांचेज में जाते हैं कि केमिस्ट्री की भी आगे ब्रांचेज हैं। जैसे साइंस की ब्रांचेज है ना, साइंस में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, फिजिक्स है, ये साइंस की ब्रांचेज हैं। इसी तरह हर ब्रांच की आगे सब ब्रांचेज हैं। केमिस्ट्री के हम ब्रांचेज को देखने वाले हैं, वो कौन सी है? सबसे पहले है फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी वाली? फिजिकल केमिस्ट्री। ऊपर देखें ज़रा, डेफिनेशन है पेज नंबर 2 पे ही हम जा रहे हैं। द फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें कहता है हम कंपोजिशन, किसी मैटर की कंपोजिशन और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप का मुताला करते हैं। किसके दरमियान रिलेशनशिप? कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान जो आपस में रिलेशनशिप होता है उसको मुताला करते हैं, और फिर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम, और उसमें कंपोजिशन में और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ रहे होते हैं, तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, उसका भी मुताला हम किस में करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। The properties such as structure of the atom, formation of the molecule, behavior of the gases, liquids and solids, and the effect of temperature or radiation on matter are studied under this branch। अब ये वाला जो मैंने आपको इतना सा सेंटेंस पढ़ा है, ये इसकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसकी एप्लीकेशन आ जाती है। क्या आ जाती है? इतने से जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है इसके लिए हम हेडिंग देंगे एप्लीकेशंस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। कहता है इसके अंदर हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मोटी मोटी चीज़ें जो डिस्कस करते हैं वो क्या करते हैं? वो कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, हम एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि एटम किस तरह का होता है, उसकी शेप किस तरह की होती है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही होती हैं। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, ये भी हम किस में डिस्कस करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। बिहेवियर ऑफ द गैसेस, गैसेस कैसे बिहेव करती हैं, लिक्विड्स कैसे बिहेव करते हैं, सॉलिड्स कैसे बिहेव करते हैं, ये भी हम किस में डिस्कस करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन द मैटर, किसी मैटर के ऊपर अगर आप उसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर रहे हैं, उसके ऊपर रेडिएशंस फॉल करवा रहे हैं, तो उससे उस मैटर के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है? टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से मैटर के ऊपर क्या असर पड़ता है, या रेडिएशंस जो है फॉल करवाने से मैटर के अंदर क्या तब्दीलियां आती हैं। ये वाली जो चेंजेस हैं, ये वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये वाली जो तब्दीलियां हैं, ये भी हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो इस डेफिनेशन के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर 2 क्वेश्चंस हैं, एक उसकी डेफिनेशन है और दूसरा एप्लीकेशंस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। आगे चलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ, ये सेकेंड ब्रांच है केमिस्ट्री की। Organic chemistry is the study of the covalent compounds of carbon and hydrogen। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, इसलिए ब्रैकेट में सामने हाइड्रोकार्बन भी लिख दिया। एंड देयर डेरिवेटिव्स, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, और हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो वाले सब्सटेंसेस, वो वाले कंपाउंड जिनको हम हाइड्रोकार्बन से डिराइव करते हैं, हाइड्रोकार्बन उनको उनके डेरिवेटिव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सिंपली वो वाले कंपाउंड जो आपके पास, ये पीरियोडिक टेबल है चैप्टर नंबर 3 में, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ में पेज नंबर आप 48 पे आ जाएं, पेज नंबर 48 पे आ जाएं। यहाँ पे देखो कार्बन लिखा हुआ है, ये ग्रुप नंबर 14 के ऊपर पहला जो एलिमेंट है ये कार्बन है, और यहाँ पे दूसरा पहले ग्रुप के अंदर पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। तो वो वाले कंपाउंड जो इस हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने हों, किन के मिलने से बने हों? या इनके डेरिवेटिव्स हों,
वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठीक है, वो वाले कंपाउंड, या उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों या उनके डेरिवेटिव्स हों, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुतालिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। फिर आगे स्कोप, यानी यहाँ से इसकी एप्लीकेशन शुरू होती हैं। आप स्कोप भी कह सकते हैं, एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स द पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे मौजूद होती हैं कि पेट्रोकेमिकल्स के अंदर, पेट्रोकेमिकल पीछे डिस्कस कर चुके हैं। पेट्रोलियम के अंदर, पेट्रोलियम पहले उसने बताया हमें कि पेट्रोलियम की जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ जहाँ पर वो इस्तेमाल हो रही हैं, वहाँ पे कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेट्रोकेमिकल में कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है? ऑर्गेनिक। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कौन सी होती है? वो इंडस्ट्री जो अद्वियात बनाती है। क्या बनाती है? आपने मेडिकल स्टोर सुना होगा, और बाज़ मेडिकल स्टोर पे फार्मेसी भी लिखा होता है। तो फार्मेसी से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या बनती हैं? अद्वियात बनती हैं। तो अद्वियात के अंदर भी कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो इस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसके अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इतलाक होता है। अगली जो हमारी ब्रांच है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कौन सी वाली? Inorganic chemistry deals with the study of all the elements and their compounds except those of the compounds of carbon and hydrogen, जिनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। पीछे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा कि वो वाले कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, उनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। उन कंपाउंड के अलावा, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा, वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं, उनके अलावा पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी मैंने आपको एलिमेंट्स अभी दिखाए, आप दोबारा से देख सकते हैं, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो स्टडी है, उनका जो मुतालिया है, उनकी जो कंपोजिशन है, उनकी जो रिएक्शंस हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किस में? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करते हैं, और हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री में, उन सब का मुतालिया हम कौन सी केमिस्ट्री में करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। एप्लीकेशंस इसकी बता रहा है, इट हैज़ एप्लीकेशंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट, सेरामिक्स एंड मेटलर्जी एट्सेट्रा। इसमें इसकी एप्लीकेशन बता रहा है कि केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हर तकरीबन एवरी केमिकल इंडस्ट्री जो है उसके अंदर इसके जो एप्लीकेशंस मौजूद हैं। जैसा कि ग्लास जो बनता है, ग्लास की मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, लेबॉर्ट्री की प्रोडक्ट्स बनती हैं, या फिर हमारे घरों के इस्तेमाल के लिए चीज़ें बनती हैं। ग्लास के अंदर भी कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है? केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। और कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। दूसरा सीमेंट, हम घरों की कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट भी जो है वो कौन सी प्रोडक्ट है? इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। उसके बाद सिरामिक्स हैं, ये भी सिरामिक भी एक मटेरियल है, इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, वो भी कौन सी चीज़ है? मेटलर्जी ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये जो मेटल्स हैं, जैसा कि लोहा हो गया या सिल्वर हो गया या फिर तांबा वगैरह हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, ये सारी ज़मीन से इसी खालिस हालत में नहीं निकलती, इसी खालिस हालत में उसके साथ और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। हम उसको ना खालिस हालत में निकालते हैं, ज़मीन से निकालने के बाद फिर उनको खालिस हालत में बदलते हैं। खालिस हालत में उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको अलहदा कर लेते हैं और ख़ालिस मेटल हम हासिल करते हैं। वो खालिस मेटल को हासिल करने का प्रोसेस जो है वो मेटलर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटलर्जी। तो मेटलर्जी जो है इसके अंदर भी किस चीज़ का इतलाक पाया जाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे है जी बायोकेमिस्ट्री। कौन सी? दो वर्ड्स हमारे पास हैं इसके अंदर ही इस्तेमाल हो रहे हैं, बायो और केमिस्ट्री। बायो किससे रिलेटेड है? बायोलॉजी से। केमिस्ट्री किससे है? केमिस्ट्री से रिलेटेड है। दो टर्म्स को ज्वाइन किया तो मतलब इन दोनों का आपस में इस ब्रांच के अंदर कोई ना कोई ताल्लुक है। बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। तो बायोकेमिस्ट्री असल में वो वाली केमिस्ट्री है जो हम बायो के अंदर डिस्कस करते हैं। किसके अंदर? अब बायो किसे कहते हैं? बायो का मानी होता है लाइफ। क्या होता है? अब लाइफ में एनिमल्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स की भी ज़िंदगी होती है, प्लांट्स की भी ज़िंदगी होती है। तो इसका सिंपल मतलब ये निकलता है कि जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनके अंदर जो भी केमिस्ट्री है, उनके अंदर
जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन केमिकल प्रोसेसेस का मुतालिया, जो जानदारों के अंदर केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनका मुतालिया क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यहाँ ऊपर से पढ़ के भी देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद जो भी सब्सटेंसेस हैं उसका हम कंपोजिशन पढ़ें, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ें, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके रिएक्शंस अगर पढ़ें, उन सब्सटेंसेस का, उस मैटर का, जो मैटर कहाँ मौजूद हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाते हैं? जानवर आ जाते हैं और पौधे आ जाते हैं। उनके अंदर जो मटेरियल्स की हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं वो कौन सी ब्रांच में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। इट कवर ऑल द केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं सारे के सारे किस में कवर होते हैं? बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़े जाते हैं। जैसा कि सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमारी बॉडी के अंदर फैट्स बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट भी हो रहे हैं और समटाइम्स कहीं पे स्टोर भी हो रहे हैं, और प्रोटीन्स बन रही हैं हमारी बॉडी के अंदर। प्रोटीन्स जो हैं वो डाइजेस्ट भी हो रही हैं। ये सारी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं ना, कि हम खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर मुख्तलिफ जो है सब्जियात भी होती हैं, उसमें हम गोश्त भी खा रहे होते हैं, उसमें हम फैट्स भी खा रहे होते हैं। वो हमारे स्टमक के अंदर ऐसे उसी हालत में तो नहीं रह जाते, उनकी डाइजेशन होती है, उनसे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। बाज़ औक़ात छोटी छोटी चीज़ें आपस में मिलकर बड़े मालिक्यूल्स बना रही होती हैं। तो बॉडी के अंदर जितने किस्म के भी रिएक्शन होते हैं ना, उनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एंड, तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बड़े मालिक्यूल जो हम इनटेक कर रहे हैं वो बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होते हैं, टूट जाते हैं, ये कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और एनाबॉलिज्म ये होता है छोटे छोटे मालिक्यूल, छोटे छोटे मटेरियल्स का, छोटे छोटे पार्ट्स का आपस में मिलकर ज़्यादा बड़े मालिक्यूल्स बनाना, ये एनाबॉलिज्म है। ये क्या है? तो जितनी भी बॉडी में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हो रही है उसको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म जो है ये बेस्ट एग्जांपल है किसकी? उस रिएक्शन की जो हम किस में डिस्कस करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। पौधों में बात करें, फोटोसिंथेसिस होती है। सबको पता होगा फोटोसिंथेसिस क्या है, कि पौधों का सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्या तैयार करना? खुराक तैयार करना। कौन सी खुराक तैयार करते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। पौधे सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। ये किस में हो रहा है? प्लांट्स में हो रहा है। ये क्या? केमिकल रिएक्शन। क्या है? तो जब हम पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर रहे हैं तो असल में हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? So biochemistry emerged as separate discipline when the scientists began to study how living things obtain energy from the food and how the fundamental biological changes occur during the diseases। तो बायोकेमिस्ट्री कहता है कब इमर्ज हुई है? सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर जब साइंसदानों ने ये स्टडी शुरू कर दिया कि हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी, के लिविंग थिंग एनर्जी कैसे, खुराक से एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, जानदार जो है वो खुराक से एनर्जी कैसे हासिल करते हैं। जब ये साइंसदानों ने स्टडी करना शुरू किया तो फिर साइंसदानों को पता चल गया कि हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल अकर ड्यूरिंग द डिजीज़, के किसी डिजीज़ के दौरान फंडामेंटल बायोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं। जब साइंसदानों ने ये इन चीज़ों का मुताला करना शुरू कर दिया तो तब उस वक्त बायोकेमिस्ट्री एक अलहदा ब्रांच के तौर पे वजूद में आई। आगे हम इसकी एप्लीकेशंस करने वाले हैं कि एग्जाम्पल्स, ये अलग से डेफिनेशन इसकी, ये क्या है? एप्लीकेशन। ये क्या है? एप्लीकेशन। इससे पीछे हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन पढ़ी है और उसकी एग्जांपल पढ़ी है। एग्जांपल में मैंने आपको यहाँ पे जो है वो मेटाबॉलिज्म बताया और एक अपनी तरफ से मैंने आपको एग्जांपल बताई है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हम एंड पे एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं कि बायोकेमिस्ट्री कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड साइंसेज एंड एग्रीकल्चर। कहाँ कहाँ पे इसका इतलाक होता है? मेडिसिन के अंदर होता है, फूड साइंस के अंदर होता है और एग्रीकल्चर के अंदर होता है, ठीक है। आगे हमारी बेटा जो ब्रांच आती है वो आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कौन सी वाली? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन द कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल के ऊपर, सनती पैमाने के ऊपर मुख्तलिफ केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करवाना, तैयार कराना, बनाना,
वो हम साइंस की केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बेसिक केमिकल सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिक केमिकल जो इस्तेमाल होते हैं बहुत ज़्यादा जगह के ऊपर, जैसा कि ऑक्सीजन है इस्तेमाल होती है, क्लोरीन इस्तेमाल होता है, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। कहाँ तैयार हो रहे हैं ये? इंडस्ट्री के अंदर। कहाँ हो रहे हैं? इंडस्ट्री के अंदर हो रहे हैं। ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, दीज केमिकल रिएक्शंस प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर्स, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, फूड, पेंट, पेपर एट्सेट्रा। ये वाले जो केमिकल पहले प्रिपेयर हुए ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये आगे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। वो प्रोडक्ट्स कौन कौन सी? फर्टिलाइज़र, खादें, सोप, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर, पेंट्स के अंदर, पेपर्स के अंदर वो ये मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एट्सेट्रा या सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशंस है। आगे आ जाते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एटम का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें, जो अब तक हमें पता चल चुका है वो ये है कि इस तरह ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और एटम के सेंटर के अंदर एक पोर्शन होता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें क्या मौजूद होता है? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये एटम है। एटम न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है द ब्रांच nuclear chemistry is the branch of chemistry that deals with the radioactivity, nuclear processes and the properties। किसी भी एटम की रेडियो एक्टिविटी को डील करती है। रेडियो एक्टिविटी क्या है? कि बहुत सारी हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे हैं जो खुद व खुद अपने अंदर से शुआएं खारिज करते हैं। क्या खारिज करते हैं? वो वाला उनका जो प्रोसेस है वो रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी। वो शुआएं किस तरह खारिज करते हैं? उनके न्यूक्लियस के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उनके न्यूक्लियस के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उन रिएक्शंस के नतीजे में वहाँ से रेडिएशंस निकल रही होती हैं। तो ये प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी को हम किस में डील करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। फिर न्यूक्लियर प्रोसेसेस, जो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो भी हम किस में डिस्कस करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। किस में करते हैं? और प्रॉपर्टीज़ जो है वो रेडियो एक्टिविटी के अंदर या न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यूक्लियर जो प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस जो हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम किस में डिस्कस करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। किस में करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज़ विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन द डेली लाइफ। इसका मेन कंसर्न जो है, इसका कंसर्न से मुराद ये है कि ज़्यादातर इसका कौन सी चीज़ में इतलाक पाया जाता है। इट आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द अब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन विद इन द एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर मटीरियल्स। कहता है कि इसमें जो है मुख्तलिफ केमिकल इफेक्ट का मुताला भी हम करते हैं। कौन से केमिकल इफेक्ट? कि जब कोई मटेरियल जो है आपके पास वो अब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को, एनिमल्स के अंदर रेडिएशंस अब्जॉर्ब होती हैं या प्लांट्स के अंदर होती हैं या अदर मटेरियल्स के अंदर होती हैं, उससे कौन सी तब्दीलियाँ उनके अंदर रूनुमा होती हैं, वो भी हम किस में पढ़ते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। वास्ट एप्लीकेशंस कहाँ में, किस किस जो है वो फील्ड में इसकी मौजूद होती हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट में, मेडिकल ट्रीटमेंट उसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड को प्रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए लंबे अरसे के लिए, वहाँ पे भी जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का तलाक होता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ज़रिए बिजली का पैदा करना, ये भी हम किस में करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। आगे आ जाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इट इज़ द ब्रांच it is a branch of chemistry in which we study about the components of the environment and the effect of the human activity on the environment। ये वो वाली केमिस्ट्री है जिसमें हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट्स है, कौन कौन सी चीज़ें मिलकर इन्वायरमेंट को बनाती हैं। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? हमारे इर्द गिर्द माहौल जो है, ठीक है। उसके कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। जितनी भी जानदार चीज़ें आपको आपके इर्द गिर्द नज़र आ रही हैं वो बायोटिक कंपोनेंट हैं। जितनी बेजान चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो कौन सी हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो इन कंपोनेंट्स का हम मुताला करते हैं। और फिर इंसानी एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर होता है, क्या हम इन्वायरमेंट को अच्छा बना रहे हैं या हम बुरा बना रहे हैं, या इसको पोल्यूट कर रहे हैं या पोल्यूट नहीं कर रहे। ये हमारी एक्टिविटीज़ जो इन्वायरमेंट के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं उसका मुताला भी हम किस में करते हैं?
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू द अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी एट्सेट्रा, यहाँ से लेकर पोल्यूशन तक। तो ये साथ साथ मैं आपको इससे टॉपिक के अंदर जो जो क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, जो जो हेडिंग्स बन रही हैं वो भी बता रहा हूँ, ताकि आप अभी से उनको जेहन में रख लें और नोट डाउन कर लें। आगे हमारी आ जाती है जो केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। कौन सी वाली? एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ द सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। मैं आप की क्लास में आता हूँ, कोई बाहर से सैंपल ले आता हूँ, आपको नहीं बताता कि ये कौन सी चीज़ है। पानी है, पानी के अंदर थोड़ा चीनी मिक्स करके या उसके अंदर सॉल्ट मिक्स करके आपके पास थोड़ा सा सैंपल ले आता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं जी ये कौन सा सब्सटेंस है, ये क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। सोल्यूशन है जी, मैंने किसी चीज़ का बनाया, मुझे बताएं इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। आप लेबॉर्ट्री में जाके मुख्तलिफ उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद मुझे बताते हैं कि सर जी इसके अंदर जो है हमने टेस्ट करने के बाद देखा कि इसके अंदर सॉल्ट है, या इसके अंदर चीनी है, या इसके अंदर और कोई कंपोनेंट मौजूद है। तो ये आप क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये एनालिसिस, जिस केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसी सैंपल का एनालिसिस करके दें, वो क्या कहलाती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? ये जो एनालिसिस है ये हमारा दो किस्म क्या हो सकता है? कितने किस्म का? दो किस्म का। अब इसमें एनालिसिस की टाइप्स आ रही हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो है वो आगे वो टाइप्स बता रहा है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो उसमें हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस कितनी टाइप्स का हो सकता है? तो ये दो किस्म का होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, कौन सा? और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव, क्वालिटी जो है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वालिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? क्वालिटी से। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम जस्ट आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। आपको मैं जैसे अभी मिसाल दे रहा हूँ, आपको मैं सैंपल दिया, आप बताते हैं कि सर इसमें पानी के अंदर आपने शुगर मिक्स की हुई है जी, ठीक है। तो आप मुझे आइडेंटिफाई करके बता देते हैं कि सर इसमें यही चीज़ है। ये आपने जो एनालिसिस किया ये क्वालिटेटिव एनालिसिस किया। क्या किया? मैं आपसे अगला सवाल ये करता हूं कि मुझे ये बताएं इस सैंपल के अंदर मैंने आपने ये बता दिया कि चीनी मिक्स की हुई है, आप ये बताएं कि कितनी चीनी मिक्स की हुई है। आप मुझे बताते हैं कि सर इसके अंदर 2 ग्राम है, या 3 ग्राम है, या 4 ग्राम है, या 5 ग्राम। आप मुख्तलिफ उसमें टेस्ट करते हैं, मुख्तलिफ मेजरमेंट्स करते हैं, उसके बाद मुझे बताते हैं कि सर इसमें चीनी इतनी मौजूद है। तो ये आपने जो एनालिसिस किया वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया कि आप मुझे क्वांटिटी भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तो उस सैंपल की अगर कंपोजिशन की जस्ट आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, और अगर आप उनकी जो है वो मुझे अमाउंट भी बता रहे हैं, कौन सा सब्सटेंस कितना मौजूद है, तो वो किस में आता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है। इसको पढ़ भी लेते हैं ऊपर से। द एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ द सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। The separation is carried out prior to the qualitative and quantitative analysis. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पहले हम सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन का क्या मतलब है कि आपको सैंपल दिया, उसके अंदर से जिस चीज़ को हमने स्टडी करना है उसको पहले अलग कर लेते हैं, ये सेपरेशन कहलाता है। फिर उसके बाद हम ये दोनों प्रोसेसेस करते हैं। द क्वालिटेटिव एनालिसिस अब वो बता रहा है क्या होता है? प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। हमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी बताता है कि कौन सा सब्सटेंस इसमें मौजूद है। तो कंपोजिशन ऑफ द केमिकल स्पीसीज़, यानी कि आइडेंटिटी से मुराद ये कि वो केमिकल स्पीसीज़ की कंपोजिशन क्या है, वो जो आपका जो भी सैंपल के अंदर चीज़ मौजूद थी वो कौन कौन सी एलिमेंट के मिलने से बना वो। तो ये आप क्या बता रहे हैं? आइडेंटिटी बता रहे हैं। आइडेंटिटी किस में बताते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस में बताते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। क्वांटिटेटिव में एनालिसिस में हम क्या करते हैं? अमाउंट बताते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट कितना मौजूद है, कितनी अमाउंट उसकी मौजूद है। ये हम किस में करते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। हैंस इन दिस ब्रांच डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर द एनालिसिस आर स्टडीड। स्कोप इसका बताया जा रहा है, स्कोप भी आप कह सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं। ऑफ दिस ब्रांच कवर्स द फूड, वाटर, environment and clinical analysis। क्लिनिकल एनालिसिस जो है वो उसमें इतलाक होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, एनवायरनमेंट में होता है और वाटर के अंदर होता है, फूड के अंदर भी होता है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस लास्ट पे आ जाता है। तो इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या? एक डेफिनेशन, दूसरा एनालिसिस की 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और तीसरी चीज़ क्या है? इसका स्कोप या इसकी एप्लीकेशन। तो लो बच्चों, ये है आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम कल जो है वो बेसिक डेफिनेशन से शुरू करेंगे। इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। कल आप लोगों के पास जहन में कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो कल आप लोगों ने मुझसे करना है लेक्चर से पहले। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।